हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है, संविधान को हम लोग पढ़ रहे हैं। संविधान में आज हमारा टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिस पद के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होने वाला है, क्योंकि ये पूरे के पूरे भारत में जितना भी लेखा जोखा होता है, वित्त से संबंधित, धन से संबंधित, उनका नियंत्रक होता है और उनके लेखा का परीक्षण करने वाला होता है। तो आज ये टॉपिक है, इस टॉपिक को कंप्लीटली एक ही वीडियो में समझेंगे और आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। मैं सब कुछ इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा और अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बस अपना प्यार राम जी की पाठशाला को देते रहिए और मैक्सिमम शेयर करिए। साथ में इधर जो एक लाल कलर का बटन है उसको दबा के और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे राम जी की पाठशाला को उत्साहवर्धन हो। चलिए बिना देरी किए शुरू। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने यहाँ पे सब बुलेट पॉइंट्स लिख दिए हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा और आपको आराम से चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाएगी। अगर आप ये क्लास कर लोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी सीएजी में। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी क्लासेस चला रखी हैं, वो मतलब डाली हुई हैं, क्रमवार तरीके से डाल रखी हैं, तो आप उन क्लासेस को अच्छे से देख लो और साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने टॉपिक वाइज चलाए हुए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखो, तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो सीएजी है, जिसका नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इस पद की बात अगर हुई है कहीं पे संविधान में तो वो है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में बात की जा रही है सीएजी की कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। अब जो ये पूरा नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कई बार पूरा नहीं बोला जाता, खाली लेखा परीक्षक भी बोल दिया जाता है, तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होती है। आपको पता होगा कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, उनमें हर 6 महीने में ऑडिट होता है। ठीक है, आपको पता है एसएससी सीजीएल के थ्रू एक पोस्ट निकलती है सीएजी ऑडिटर की, तो वो ऑडिटर जाते हैं, फिर मतलब प्रमोशन होते रहते हैं। अधिकारी लोग अलग अलग विभाग से अलग अलग तरीके से अधिकारी जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं, तो उनका काम ही क्या होता है कि सरकार के द्वारा आवंटित जो धन है, जो वित्त है, उसका निस्तारण, उसका प्रयोग किस तरह से हुआ है, सही तरह से हुआ है, नहीं हुआ है, कोई गोल चक्कर घुमा दिया गया है, कोई घपला कर दिया गया है, तो पूरी इन सब चीज़ों की जांच करने का जो अधिकार है वो सीएजी का है और उनके अंतर्गत आने वाले कैग डिपार्टमेंट का है। तो सीएजी के बारे में और चीज़ें जानते हैं। सीएजी को और क्या कहा जाता है? सीएजी के कुछ उपनाम हैं, कैग के कुछ उपनाम हैं। पहला नाम है सार्वजनिक धन का रक्षक, सार्वजनिक धन का संरक्षक बोलते हैं इसको। सार्वजनिक धन क्या है? मतलब कि जो पब्लिक फंड है, जो पब्लिक के द्वारा जुटाया गया, यानी कि जो करदाताओं के द्वारा दिया हुआ धन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दिया गया है, जो पब्लिक ने पैसा दिया है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उसको दे रही है, ठीक है, सरकारी विभागों दे रही है, कहीं भी दे रही है, उसको यूज कर रही है, तो सरकार के द्वारा जो धन दिया गया हुआ है, जो करदाताओं द्वारा दिया हुआ है, जो पब्लिक के द्वारा दिया गया है, उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज की जांच करता है। इसलिए क्या कहलाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक कहलाता है। लोक वित्त का संरक्षक है, एक ही बात है। सार्वजनिक धन कहो या लोक वित्त कहो, एक ही बात है। तो दोनों अलग अलग बात मतलब लिखे हुए हैं, दोनों अलग अलग शब्दों का यहाँ पे प्रयोग है, पर बात एक ही है। सार्वजनिक धन का संरक्षक कहो या लोक वित्त का रक्षक कहो, एक ही बात है। तीसरी बात है, क्या काम करता है? केंद्र व राज्य स्तर पर वित्तीय प्रशासन को संभालता है। केंद्र में और राज्य के स्तर पर जो वित्तीय शासन है, रुपयों का जो लेखा जोखा है, धन का जो लेखा जोखा है, जो वित्तीय प्रशासन है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसको कमांड करने का काम करता है कौन? सीएजी उसको कमांड करने का काम करता है। और साथ में आपको पता है संसद की एक समिति है जिसका नाम है लोक लेखा समिति। जिसका नाम क्या है? लोक लेखा समिति। इसको भी टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, संसद की समितियों को, तो तब आपको ये अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। परंतु यहां पर आप केवल इतना जान लीजिए कि लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है
गाइड कहा जाता है और मार्गदर्शक कहा जाता है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किसको लोक लेखा समिति का मित्र, गाइड या मार्गदर्शक कहा जाता है, तो आप सीधे बोल देंगे कि कैग को मित्र, गाइड या मार्गदर्शक कहा जाता है। किसका? लोक लेखा समिति का। अब बात करते हैं नियुक्ति की और कार्यकाल की। अब आपको पता है, मैंने आपको राष्ट्रपति पहले ही पढ़ा दिया है। राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति बहुत सारे अधिकारियों की, पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अलग अलग आयोगों के अध्यक्षों की और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो उसी में एक नाम है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा और राष्ट्रपति के समक्ष ही यह शपथ लेता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है कैग की और राष्ट्रपति के समक्ष ही यह शपथ लेता है। पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितने भी पद हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं, उनको सामान्यतः प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही भरा जाता है। तो कैग की भी सिफारिश कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय इनको आप कैग के तौर पर नियुक्त कर दीजिए। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ किसके सामने लेता है? राष्ट्रपति के सामने। पर सिफारिश कौन करते हैं? प्रधानमंत्री महोदय सिफारिश करते हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल की, मतलब इनका जो कार्यकाल है, जब ये जितने समय तक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी ये क्या बात हुई कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि सेवा करते करते या तो 6 साल पूरे हो जाएं या सेवा करते करते 65 साल की आयु, दोनों में से जो भी चीज पहले पूरी हो जाएगी वो उसमें वो रिटायर हो जाएगा। मान लो एक व्यक्ति ए है जिसको सीएजी बनाया गया है तथा जिसकी आयु क्या है? जिसकी आयु मात्र 50 वर्ष की है। कोई व्यक्ति ए है जिसकी आयु मात्र 50 वर्ष की है और उसको सीएजी बनाया जा रहा है। तो आप देखो वो 6 साल पूरे कर लेगा पहले या वो 65 साल की आयु पूरे कर लेगा। तो 65 साल की आयु पूरी करने में उसको 15 वर्ष लगेंगे, है ना। तो उससे पहले वो 6 साल वाली जो शर्त है इसको पूरी कर लेगा, तो 6 साल तक रह सकता है। और मानो किसी व्यक्ति की आयु 60 साल है और उसको सीएजी बनाया जा रहा है, तो अब वो कौन सी शर्त पहले पूरी करेगा? वो 6 साल वाली करेगा तो 66 का हो जाएगा। तो 66 में इसको रिटायर नहीं करेंगे, वो दूसरी वाली शर्त तो पहले ही पूरी कर देगा 65 वर्ष की आयु तक, तो उसको 65 वर्ष में रिटायर कर देंगे। तो 6 साल या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले आ जाए तभी वह व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है कार्यकाल में। अब अगर सीएजी त्यागपत्र देना चाहे तो किसको दे सकता है? सीएजी त्यागपत्र यदि देना चाहे तो राष्ट्रपति महोदय को ही अपना त्यागपत्र वो सौंप सकता है। और अगर राष्ट्रपति भी उसको पद से हटाना चाहें तो पद से हटा सकते हैं। देखो, जैसे राज्यपाल था, जैसे भारत का महान्यायवादी था, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब चाहें रख लें, जब चाहें इनको निकाल दें, ठीक है। बट कैग के मामले में क्या है? कैग के मामले में क्या है? कैग के मामले में ये है कि कैग देखो लोक लेखा पूरा देखता है, रुपयों का घोटाला, गड़बड़ ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इनडायरेक्टली जो राष्ट्रपति का पद होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है, और गड़बड़ घोटाला करने के चांसेस किसके रहेंगे? प्रधानमंत्री के और मंत्रिपरिषद या अन्य मंत्रियों के ही रहेंगे। अगर वो गड़बड़ घोटाला करेंगे और सीएजी उसको निकाल के लाने की कोशिश करेगा, तो अब क्या होगा? अगर केवल उन्होंने अगर राष्ट्रपति को कह दिया प्रधानमंत्री ने या मंत्रियों ने कि इसको हटा दो, ये हमारा भेद उजागर कर सकता है, तो अगर ऐसे ही हटा दिया तो देश में जो देशवासियों का पैसा है उसको तो मंत्री नेता खा जाएंगे। तो इसको नियुक्त करने की प्रक्रिया तो सिंपल है, ठीक है, नियुक्त कर दिया। बट राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से, जैसे कि महान्यायवादी को राज्यपाल को हटा देता है प्रसाद पर्यंत, जब मन करता तब हटा देता है, इसको इस तरह से नहीं हटा सकता है। इसको हटाने की जो संविधान में उल्लिखित विधि है उसी के द्वारा हटाया जाएगा। एकदम ऐसे नहीं कि मन किया तो हटा दिया, क्योंकि एक जिम्मेदार पद है, ठीक है, एक जिम्मेदार पद है, लोक लेखा संबंधित मामला है, तो विधि के अनुसार ही इसको हटाया जाएगा। और यहीं से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो सीएजी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है, वो 65 साल की आयु तक या 6 वर्ष पूरे होने तक अपने कार्यकाल को संभालता है। त्यागपत्र देना चाहता है त्यागपत्र दे सकता है, या राष्ट्रपति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा जो संविधान में डिफाइन है, उल्लिखित है, उसके द्वारा उसको पद से हटा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात है, सीएजी अपना जब पद से मुक्त हो जाता है,
चाहे वो रिटायर हो जाए, चाहे वो त्यागपत्र दे दे, ठीक है, चाहे वो त्यागपत्र दे दे, चाहे वो रिटायर हो जाए, न तो वो केंद्र सरकार के किसी पद पर कार्य करेगा, यानी ना तो वो केंद्र सरकार के किसी पद को धारण करेगा और ना ही वो राज्य सरकार के किसी पद को धारण करेगा। क्लियर हुई बात? ना तो राज्य सरकार के किसी पद को धारण करेगा, ना केंद्र सरकार के किसी पद को वह व्यक्ति धारण करेगा जो सीएजी के पद को छोड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीएजी के वेतन के बारे में बात कर लेते हैं, कैग के वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैग की जो तनख्वाह होती है, कैग की जो सैलरी होती है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य होती है। यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके समतुल्य होती है। और आपको पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस की जो तनख्वाह है वो 2.5 लाख रुपए प्रति माह है, तथा अन्य जो जज हैं, उनकी 2.25 लाख रुपए महीना है, 2,25,000 रुपए महीना है। तो कैग की तनख्वाह भी कितनी हुई? 2.5 लाख रुपए महीना हुई। और वेतन निर्धारित कौन कर रहा है? निर्धारित करने की शक्ति किसमें है? अगर बढ़ाना घटाना भी है तो कैग का वेतन को बढ़ाना घटाना जो भी काम करना है, ये शक्ति संसद में नहीं थे। संसद ही इस बात को निर्धारित करेगी, संसद ही इस बात को निर्धारित करेगी। अब बात कर लेते हैं कैग के कार्यों की और शक्तियों की। कैग के क्या कार्य हैं और क्या उसकी शक्तियां हैं? तो सबसे पहला कार्य क्या है कि जो संचित निधि, आपको निधियां पढ़ाऊंगा। निधि 3 प्रकार की होती है। संचित निधि होती है, लोकलेखा होता है, तथा आकस्मिक निधि होती है। ठीक है, आकस्मिक इमरजेंसी फंड होता है। तो चाहे तो केंद्र सरकार की संचित निधि हो, चाहे राज्य सरकार की संचित निधि हो, या ऐसे यूनियन टेरिटरी यानी कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, केवल 2 ही है, पौंडीचेरी है और अपना दिल्ली है और पौंडीचेरी है। केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश है, जहां पर विधानसभाएं हैं। तो यहां पर इनके लेखाओं की परीक्षा करता है। यानी कि संचित निधि चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की हो, या विधानसभाएं जिन केंद्र शासित प्रदेशों में है, इन सब के लेखाओं की यानी कि इनके अकाउंट्स की परीक्षा करता है कि सब काम ठीक से चल तो रहा है, ये लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज देखने का काम किसका है? ये चीज देखने का काम है कैग का। दूसरी बात है, जो संचित निधि है, जो लोक लेखा है, पब्लिक अकाउंट्स है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो ये तीनों फंड हैं, इन फंड की निधि की परीक्षा करता है कि सब काम ठीक ठाक चल तो रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ये बात देखता है। तीसरी बात है, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, चाहे तो केंद्र सरकार के विभाग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने विभाग हैं, या राज्य सरकार के जितने विभाग हैं, और उनको जो पैसा आवंटित किया जाता है, उनको जो धन आवंटित किया जाता है, किस काम के लिए? किसी व्यापार को करने के लिए या किसी विनिर्माण को करने के लिए। विनिर्माण होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, निर्माण करना, सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, ये काम करना, कोई भी व्यापार करना। सरकार के द्वारा जो अपने विभागों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के विभाग हो, उनको व्यापार और विनिर्माण के लिए जो धन दिया जाता है, उसके व्यय की परीक्षा करता है, उसके एक्सपेंडिचर का क्या रखता है? लेखा जोखा रखता है, उसकी परीक्षा करता है, उसका अंकेक्षण करता है। ठीक है, यानी कि अगर मानो किसी विभाग को 100 रुपए दिए और बोला कि 100 रुपए पूरे इस प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं, और वो उधर विभाग के अधिकारी क्या काम करते हैं? 100 में से 50 लगाते हैं, 50 को खा जाते हैं। तो इस तरह की परीक्षा करता है कि भाई जितना पैसा आवंटित हुआ था इन लोगों ने वो यूज किया कि नहीं किया, कहां चला गया। तो इस चीज की जानकारी रखना किसका काम है? इस चीज की जानकारी और इसका अंकेक्षण यानी परीक्षा करने का काम भी सीएजी डिपार्टमेंट का है। ठीक है, उसके बाद है संसद के द्वारा जो राशि दी जाती है, संसद जो राशि देती है, संसद जो पैसा देती है, उसके व्यय की जांच करता है, उसके एक्सपेंडिचर की जांच करता है कि उन्होंने सही तरीके से किया है या सही तरीके से नहीं किया है। कुल मिला के इसका जांच करने का काम है कि पैसा सही तरह से लगा है, नहीं लगा है, क्या व्यय है, मतलब सब कुछ। मतलब आप इसे कह सकते हो ये भारत सरकार का बनिया है, ये भारत सरकार का बनिया है, मुंशी है ये। ठीक है, जो पैसों का लेखा जोखा हिसाब किताब सब रखता है। ठीक है, अब देखो जो कैग होता है वो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट्स की भी जांच करता है। लोक लेखा समिति की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। तो प्रतिवेदनों की जांच करता है, रिपोर्ट्स की जांच करता है कौन? सीएजी रिपोर्ट्स की जांच करता है। साथ में जो कैग है
वो केंद्र सरकार से संबंधित यदि कोई रिपोर्ट है, केंद्र सरकार के लेखाओं का परीक्षण करने के बाद जो प्रतिवेदन आया है, केंद्र सरकार के एक्सपेंडिचर को, पूरे व्यय को, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा जो उसने अंकेक्षण किया है और उससे जो रिपोर्ट बनी है, उससे जो प्रतिवेदन बना है, उसको किसके सुपर्द करता है? उसको राष्ट्रपति के सुपर्द करता है और राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष रखवाते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको संसद के समक्ष रखवाते हैं। और इसी प्रकार क्या काम करता है? और राज्य सरकार से संबंधित जो भी अंकेक्षण होता है, जो भी परीक्षण होता है, जो भी रिपोर्ट्स निकलती हैं उससे, उन रिपोर्ट्स को राज्य सरकार को देता है। यानी केंद्र सरकार से संबंधित होंगी तो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा, उनको पेश करवाएगा रिपोर्ट्स को, और राज्य सरकार से संबंधित होंगी तो राज्यपाल को पेश करेगा, राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उनको विधानमंडल में रखवाएगा। यानी विधानमंडल समझते होंगे आप, पता होगा, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये पूरी बात कि कैग केंद्र सरकार वाली राष्ट्रपति को और राज्य सरकार वाली राज्यपाल को देता है, ये बात किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 151 में वर्णित है। तो दो आर्टिकल आपको इससे याद रखने हैं, आर्टिकल 148 जो कैग के बारे में बताता है और आर्टिकल 151 जो बताता है कि कैग रिपोर्ट्स कैसे कैसे पेश करता है। वर्तमान में 14वें जो आपके कैग हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये 14वें कैग हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। शॉर्ट लेक्चर रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीधी बात, नो बकवास। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।